अरे सुनती हो विनय की अम्मा? कहाँ हो? अपनी घड़ी पहनते हुए राम बाबूजी ने कहा। बस आ ही रही हूँ जी, पूजा कर रही थी। क्या हुआ, कुछ काम था? अरे कहीं जा रहे हो क्या आप? पूजा घर से निकलते हुए पुष्पा जी ने कहा। अरे कुछ काम नहीं था, बस बताना था। श्रवण की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मिलकर आ रहा हूँ। पोती के हाथों संदेशा भिजवाया था उसने। चेहरे पर चिंता के भाव लिए हुए उन्होंने जवाब दिया। एक बात बताइए विनय के बाबूजी, माना कि वह आपका छोटा भाई है, लेकिन उसने जो हमारे साथ किया वह क्या कम था, जो अब फिर से नया प्रपंच रचने के लिए बुलाया है उसने? मेरी बात मानिए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, पुष्पा जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। देखो विनय की अम्मा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज 5 साल बाद मेरे भाई ने मुझे संदेशा भिजवाया है, बीमार है, और अगर आज भी उससे मिलने नहीं गया तो वह गलत होगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, ज़्यादा नहीं बैठूंगा बस। इतना कहकर राम बाबूजी अपने भाई के घर की तरफ रवाना हो गए। दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए पैदल ही चल पड़े। रास्ता तो छोटा था, लेकिन आज पुरानी सारी बातें उनकी आंखों के आगे आ रही थी। वह बचपन जो साथ बिताया था, वह जवानी जब साथ साथ मिलकर बापूजी के कारोबार को बढ़ाया था, फिर विवाह हुआ, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर न जाने क्यों अचानक दोनों भाइयों में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। विवाद बढ़े और जायदाद के बंटवारे तक बात पहुंच गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में श्रवण कुमार जैसे उनके भाई ने अपने ही बड़े भाई पर जायदाद के लिए मुकदमा कर दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवानी चाहिए। जब राम बाबूजी ने मना किया तो दोनों भाइयों में मनमुटाव बहुत बढ़ गया। एक दूसरे की शक्ल देखना भी अब उनके लिए गवारा नहीं था। आखिर एक दिन धोखे से श्रवण जी ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली। केवल एक मकान जो पुष्पा जी के नाम था वही बाकी बचा था। राम बाबूजी और पुष्पा जी उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राम बाबूजी अपने भाई श्रवण के दरवाजे पर खड़े थे। एक बार तो उनका मन हुआ कि सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाएं, क्योंकि यह घर श्रवण कुमार का तो अब हुआ था, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक यह घर उनका भी था। उनका जन्म भी यहीं हुआ था, बचपन भी इसी घर में बिताया था। इस घर का हर एक कोना उनके लिए अपना सा था। लेकिन फिर कदम वहीं अटक गए। अगले ही पल उन्होंने बड़े से दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मानो अपने ही घर में प्रवेश करने के लिए इजाज़त मांग रहे हों। 2 मिनट बाद श्रवण कुमार के छोटे बेटे की पत्नी आरती ने दरवाज़ा खोला। न पैर छुए, न खम्मा गणी, न ही अंदर आने के लिए कहा, केवल हाथ से इशारा करके श्रवण के कमरे की तरफ जाने को कहा। राम बाबूजी भी चुपचाप उधर चल पड़े। राम बाबूजी ने जब कमरे में प्रवेश किया तो श्रवण जी को नींद थी, लेकिन शायद अपने भाई के आने की आहट से जाग गए और अगले ही पल उठ खड़े हुए। हालांकि शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था, लेकिन अपने भाई को देखकर उनमें थोड़ी ताकत आ गई थी और उसी क्षण श्रवण जी अपने भाई के पैरों में गिर पड़े। उन्हें पैरों में देखकर राम बाबूजी समझ नहीं पा रहे थे कि श्रवण जी सम्मानपूर्वक अपने भाई के पैर छू रहे हैं या फिर अपने द्वारा की गई गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन जब आंसुओं की बूंद राम बाबूजी के पैरों पर पड़ी तो उन्हें सब कुछ समझते देर नहीं लगी। फटाफट अपने भाई को अपने गले लगा लिया। कुछ समय बाद राम बाबूजी ने श्रवण जी को खुद से अलग किया और वापस पलंग पर बिठाया और उनका हालचाल जानना चाहा। तबीयत कैसी है अब? दवाई समय पर ले रहे हो ना? कुछ मत पूछिए भाई साहब, तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन आज मैं अपनी की हुई गलती को सुधार लूँगा और तभी ईश्वर के पास जाऊँगा। अरे नहीं भाई, ऐसा ना कहो, तुमसे बड़ा हूँ मैं, तुमसे पहले मेरा नंबर है, ऐसी बातें मत करो। वैसे इतने सालों बाद अपने बड़े भाई की याद कैसे आ गई तुझे आज? वाह भाई साहब, आप भी ताने मार रहे हैं। सही है, मुझ जैसे नालायक के साथ यही होना चाहिए। खैर, सच बताता हूँ भाई साहब, आज से ठीक 5 साल पहले लड़ झगड़ कर मुकदमा करके आपसे सारी जायदाद लेने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन नहीं ले पाया। फिर एक दिन
मैंने अच्छा बन के धोखे से आपके साइन लिए थे और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। सोचा था कि अपने बेटों के साथ आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन शायद यह भूल गया था कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। भाई साहब, आज मेरे दोनों बेटे भी आपस में उसी जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं और मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि आपस की लड़ाई छोड़ दो, एक दूसरे का साथ दो, परिवार बनकर रहो। तब जानते हैं मेरे बेटों ने मुझसे क्या कहा कि आपने भी तो ताऊजी से लड़ झगड़ कर धोखे से ये ज़मीन ली थी ना। कल को हम भाइयों में से भी अगर किसी के मन में खोट आ गई तो फिर दूसरे का क्या होगा। इसीलिए वह भी बंटवारा चाहते हैं, लड़ रहे हैं वो भी। इतना कहते कहते श्रवण जी की आंखें फिर से छलक गई। अब पछताने से क्या होगा श्रवण, देख लो ईश्वर की लीला। उसने तुम्हें आईना दिखा दिया है, लेकिन जानते हो पहले मैंने भी तुम्हें जायदाद से हिस्सा देने में आनाकानी की थी। शायद इसी वजह से झगड़ा बढ़ा था। लेकिन आज एक बात मुझे भी समझ में आ गई कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। चलो एक छोटी सी बात हम दोनों समझते हैं। जब हम दोनों भाई जायदाद के लिए लड़ रहे थे तब हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी के 55 साल गुजार दिए थे और बची हुई ज़िंदगी भी कितनी बाकी थी यह भी नहीं जानते थे। ऐसे में हम दोनों लड़ाई झगड़ा करके अपने रिश्ते खराब किए हैं और अब तुम्हारे घर में तुम्हारी अगली पीढ़ी भी वही कर रही है। तो इस सब के बीच तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। जिंदगी के कुछ साल भी तुम चैन से नहीं जी सके ना, तो फिर क्यों हम झगड़ रहे थे जायदाद, खेत खलियान, घर दुकान के नाम पर? ईश्वर ने जितनी जिंदगी दी है उतनी हम शांतिपूर्वक अपनों के साथ जिए तो शायद एक दूसरे को खुशी दे पाएंगे। लड़ झगड़ कर तो किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो फिर हमें क्या हासिल होता? खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं भी सब कुछ भूल चुका हूँ। अपने परिवार के साथ अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, बेटों के बीच का झगड़ा खत्म करने के लिए तुमने कुछ सोचा है? हाँ भाई साहब, सोच लिया है और इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। जो भी संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद है अब यह केवल मेरे नाम है और मैं यह जायदाद अपने दोनों बेटों के साथ साथ आपके दोनों बेटों में भी बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, क्योंकि यह जायदाद मेरी अपनी तो है नहीं, यह सब कुछ बापूजी का है। तो इसीलिए उनके चारों पोतों में बराबर बंटना चाहिए और यह सब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में इन लोगों के बीच में लड़ाई हो। अगर प्रेम से ही सब कुछ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी काम हो जाना चाहिए। देखो श्रवण, तुम ये जायदाद अपने बेटों को ही बांट दो, क्योंकि विनय और अभिनय दोनों ही ईश्वर की दया से शहर में जाकर बस गए हैं और वहाँ उनका अपना घर है, काम धंधा है और ईश्वर की दया से वह इस लायक हैं कि सब कुछ कर सकते हैं और यही उनके लिए उनकी जायदाद है। और तुम्हारे दोनों बेटों को भी यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस जायदाद में मेरे दोनों बेटों का हिस्सा हो। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उन दोनों में ही सब कुछ बांट दो। ऐसा ना हो कि आगे चलकर फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाइयों के झगड़ों में जिस तरह बाबूजी को तड़पते हुए मैंने देखा है उस इतिहास को फिर से दोहराया जाए। इसीलिए अपने दोनों बेटों में जायदाद बांटकर तुम भी आज़ाद हो जाओ। इतना कहकर राम बाबूजी चल पड़े अपने छोटे से घर की तरफ, मन में संतुष्टि के अनेक भाव लिए हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।